अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। नेशनल असम्बली ने बाकायदा तौर पर जो फाइनेंस एक्ट है 2025 उसे मंजूर कर लिया है। वैसे तो बजट के ऊपर हमने डिस्कशंस की थी, लेकिन बैन अवी मंजरनामे पर जो डेवलपमेंट्स हो रही थी तो बहुत तफसीली हमने डिस्कशन नहीं की। लेकिन इंपॉर्टेंटली अब ये जो बजट पास हुआ है और आसानी से हुकूमत को किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो उनके इत्तेहादी हैं, खास करके पीपल्स पार्टी, अदरवाइज वो जितने बयानात देते रहे लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने इस फाइनेंस बिल के हक में वोट दिया और ये कोई 17.6 ट्रिलियन का जो बजट है वो अप्रूव किया गया है। और शहबाज, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 10 जून को जब फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बजट पेश किया था कौमी असम्बली में, तो उस वक्त वो तजावीज़ होती हैं, बहुत से उसके ऊपर रिएक्शंस भी हमें देखने को मिले। अब जब ये फाइनल फाइनेंस बिल हमारे सामने आ गया है तो 10 जून की जो बजट तकरीर है, जो बजट प्रपोजल्स फाइनेंस मिनिस्टर ने दिए थे नेशनल असम्बली में, और अब ये जो अप्रूव हुआ है, क्या मोर लेस वही फाइनेंस बिल है या कोई तब्दीलियां की गई हैं इसमें? कामरान, एक तो आपने जैसे बोला कि हम बजट के ऊपर डिटेल में डिस्कशन नहीं कर सके कि बजट के खदोखाल तो उस पर सब बात करते हैं, लेकिन बजट की डायरेक्शन क्या है, हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या होंगी अगले माली साल में, उसके हवाले से हमारी डिटेल बात नहीं हुई। एक तो आज वो थोड़ा सा इस पर ब्रीफली बात करेंगे। तकरीबन 90% प्लस ये वही फाइनेंस बिल है जो पेश हुआ था, लेकिन चंद बड़ी तब्दीलियां इसके अंदर की गई हैं। 3 नए टैक्सेस भी लगाए गए हैं, जिसको मैं कहता हूं कि एक मिनी बजट है 36 अरब रुपए का। हुकूमत कहती है कि नहीं, बजट पास होने से पहले मिनी बजट नहीं आ सकता, तो इसको आप समझे उसी का ही हिस्सा है जो हमने पहले टैक्स इकदाम किए, तो उसी में शामिल कर लें इन 3 इकदाम को भी। उसके अलावा कुछ नई टैक्स मराद भी दी गई हैं मखसूस और पावरफुल तबके को, या वो कि जो वेल कनेक्टेड अशराफिया पाकिस्तान को, उनको कुछ फर्दर मराद दे दी गई हैं। उन लोगों को भी जिनको शायद इसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि उनके कनेक्शन है तो वो मराद ले जाते हैं। और मैं सिविलियंस की बात कर रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की बात नहीं कर रहा। उसके साथ कुछ ऐसी चीजें थी जो काफी कंट्रोवर्शियल थी, जिसमें जो टैक्स फ्रॉड है, उस टैक्स फ्रॉड के केस में किसी शख्स का गिरफ्तार होना, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक चीज़ थी। वो इसके ऊपर काफ़ी बैक एंड फोर्थ नेगोशिएशंस भी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और PMLN की। और जो चौथी एक कंट्रोवर्शियल चीज़ थी, कुछ इन्फोर्समेंट के तहत इन्होंने इकदाम करने थे, उसके हवाले से कि एक जो नाहल शख्स की एक नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई है कानून के अंदर, और फिर उसके तहत इन्होंने जो उनकी कुछ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बंद करनी थी, क्या वो बंद कर सके या नहीं कर सके। तो ये वो चंद बड़ी चीजें हैं जो आगे तो मेरे ख्याल में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट आपने कहा कि ओवरऑल इस बजट की डायरेक्शन क्या है? देखिए, पिछले साल जब बजट आया था, जो इस गवर्नमेंट का पहला बजट था, वो एक मखसूस हालात में आया था। पाकिस्तान उस वक्त दिवालिया उनके बहुत करीब था, IMF के प्रोग्राम में हमने जाना था, उसकी रिक्वायरमेंट थी एक सख्त बजट पास करना, बेतहाशा रिकॉर्ड नए टैक्सेस 1300 अरब रुपए के लगाना, जो कि हाईली इन्फ्लेशनरी था। ये वाला जो बजट है ये उस तरीके से इन्फ्लेशनरी बजट नहीं है। इसमें कुछ नए जहां पे टैक्स इकदाम हुए हैं, तो कुछ इन्होंने किसी जगह पे टैक्सेस में कमी भी की है, चाहे वो नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत कमी की हो, कुछ तनख्वाहदार तबके को मामूली सी जो है रिलीफ दे दी, जिसको आप कह सकते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, वो चलें, रिलीफ है, इंक्रीज नहीं है। उसके साथ कुछ और जो बुनियादी चीजें हैं वो होती है। बट अगर आप डायरेक्शन की बात करें, एक चीज़ तो ये लगी कि हुकूमत ने ये फैसला किया कि जो इनकम टैक्स का लॉ है, सेल्स टैक्स का कानून है, जो बाकी 2 टैक्स के लॉज हैं, उनको उन्होंने एक क्रिमिनल लॉ में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, जिसमें किसी हद तक वो कामयाब भी हो गए हैं। ये एक इसके अंदर वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है, जिसको हुकूमत तो डेटरेंस कहती है, लेकिन इस तरह के टैक्स के मैटर्स में इतनी क्रिमिनलिटी, जो पनिशमेंट्स और गिरफ्तारियाँ, ये एक थोड़ी सी लगता है कि ओवरडूइंग हुई है। दूसरी जो चीज़ है जिस पे सवालात उठते थे कि हुकूमत क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में कैश इकोनॉमी प्रमोट करे या वो उसको उन्होंने डिस्करेज करना है। फिर तीसरी चीज ये थी कि क्या पाकिस्तान में ग्रीन इकोनॉमी की बात हो रही है या जो आपके फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन है और बाकी जो इकदाम है उसकी बात हो रही है। तो एक मिक्स्ड एक चीज लगी है। ऐसा लगा कि बजट की कोई वाज़ेह डायरेक्शन नहीं थी। जहां पे कुछ ऐसे इकदाम किए गए जिससे कैश इकोनॉमी डिस्करेज हो, वहां पे उसको इनकरेज करने के लिए भी कुछ इकदाम हो गए। जैसे आपने डिजिटल सर्विसेज के ऊपर टैक्सेशन हो गई, जो नई बिल्कुल लोग डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, ई कॉमर्स की तरफ जा रहे थे, जिसको किसी स्टेज पे टैक्स होना ही था, लेकिन अभी इसका टाइम नहीं आया था। मतलब फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ, क्योंकि अभी भी आप IMF के प्रोग्राम है और अपनी मईशत को उस तरीके से खोल नहीं सकते, तो क्या इस बजट के अंदर वो फिस्कल कंसोलिडेशन नजर आती है या गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको टेम्पटेशन है कि मईशत को थोड़ा खोला जाए?
नहीं, बिल्कुल भी इसमें टेम्पटेशन नज़र नहीं आ रही। इस लिहाज से ये बजट फिस्कल साइड पे इस लिहाज से ठीक है कि जो बजट के खसारे का हदफ रखा है वो काफ़ी टाइट रखा है इन्होंने। अचीव होता है या नहीं होता, बट उसको एक इन्होंने रियलिस्टिकली चीज़ों को, खर्चों को कम करने की कुछ जगहों पे कोशिश की है, कुछ जगहों पे खर्चे बढ़ाए भी गए हैं। जैसे नेशनल असेंबली के बजट में तो कुछ मामूली सी इन्होंने कमी की है, बट सेनेट के बजट में काफ़ी इजाफा दिया गया है, प्रेसिडेंसी के बजट में इजाफा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बजट में इजाफा, कुछ और इस तरह के इदारों के बजट में इजाफे किए गए हैं। दूसरी साइड पे बहुत टाइट भी रखा गया है। जो डेवलपमेंट प्रोग्राम पिछले साल का था उसके मुकाबले में कम इन्होंने पीएसडीपी के लिए पैसे रखे। दिफा के लिए जो है 20% ज्यादा इन्होंने रखा बजट। उसकी वजह आपको पता है कि जो इंडिया की वॉर थी, तो ओवरऑल अगर आप देखें जो साइज ऑफ द बजट है जो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 6-7% कम है। ये यही सवाल करने वाला था कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि अखराजात में इजाफा भी दिखाया गया है, किया भी गया है, बट जो ओवरऑल साइज ऑफ द बजट है ये लोग जानना चाहेंगे कि आखिर ये कम क्यों है। क्योंकि अगर आप अदरवाइज भी देखें तो लोगों के रोजमर्रा के जो अखराजात हैं, अपना भी बजट बनाते हैं तो हर साल वो बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते। इस केस के अंदर ओवरऑल आपने बजट का साइज कम है, बट अगर आप अदरवाइज प्रेसिडेंसी की बात की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात की, बाकी जो जितने हेड्स हैं उसमें हमें इजाफा देखने को मिल रहा है, तो ये एक डिफरेंस क्यों है? इस साल जो खत्म होने जा रहा है ये मंडे वाले दिन 30 जून को जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी थी उसके लिए 9,800 अरब रुपया रखा गया था, जिसकी बुनियादी वजह जो शरह सूद थी वो 22% थी, जो इस वक्त कम होकर 11% पर आ चुकी है। अगले माली साल में इसके लिए पैसा रखा गया 8,200 अरब रुपया। तो तकरीबन आपको यहाँ पे एक वाज़ेह कुछ 1,600 अरब रुपए की एक कमी सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी में नजर आ रही है, जिसमें हुकूमत का कोई कमाल नहीं है। शरह सूद ज्यादा थी तो बजट ज्यादा हो गया, कम होगी तो उसका खर्चा कम हो गया। इसके अलावा बाकी उन्होंने हर जगह पे इंक्रीज किया है। पिछले साल 18,900 अरब रुपए का बजट था, इस साल जो है वो 17,600 अरब रुपए का बजट है। तो ये वैसे तो यहाँ पे आपको इंक्रीज कोई नजर आ रहा है, कोई रिडक्शन 1,300 अरब रुपए की लग रही है, लेकिन इस माली साल में नए कर्जे भी लिए जाने, उसके लिए भी सूद की रकम चाहिए होगी। तो जो स्पेस इनको मिली थी, कुछ तो इन्होंने इसमें सेविंग्स दिखा दी, बजट का साइज कम हो गया, और कुछ जगहों पे जाके इन्होंने अपने अखराजात में इजाफा किया है। एक्सपेंडिचर्स की कामरान बायन सबको पता है 8,200 अरब रुपया जो है वो सबसे बड़ा खर्चा जो है सूद की अदायगी अगले माली साल में तकरीबन 46% ये बजट का बनता है। दूसरा बड़ा खर्चा आपका 2,550 अरब रुपए का दिफा के ऊपर है। इसके अलावा 742 अरब रुपए की मिलिट्री पेंशन है जो इसका हिस्सा नहीं है। कुछ और भी खर्चे हैं जिसका भी हम यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे, बट लोगों को पता है उन खर्चों का भी। तीसरा जो बड़ा खर्चा आपका बजट के अंदर होता है वो सब्सिडीज हैं, तकरीबन उसका भी कोई 1,200 अरब रुपया है। फिर पेंशन जो है 1,000 अरब रुपए से ज्यादा हो गई है। पीएसडीपी जो है वो 1,000 अरब रुपए का है। फिर जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसका खर्चा तकरीबन 920 अरब रुपए के करीब है। तो ये चंद बड़े आपके अखराजात होते हैं। पांचवा बड़ा खर्चा जो बन गया है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, 722 अरब रुपया उसके लिए रखा गया। तो ये चंद बड़े एक्सपेंडिचर। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बजट जब आता है तो हमेशा एक तो लोगों को तो वैसे अब कम ही तवक्को होती है कि नए जो टैक्सेस हमेशा लगते हैं, और आपने कहा कि इवन के जो 10 जून की तकरीर थी फाइनेंस मिनिस्टर की, उसके बाद भी फिर एक और आपके बकौल मिनी बजट लाया गया, 36 अरब रुपए का इजाफी टैक्स लगाया गया। ओवरऑल इस अगले माली साल जो है 463 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। मैं इसकी तफसीलात पे बाद में आऊंगा, लेकिन कुछ ये स्पेशल ट्रीटमेंट भी दी गई है। और एक आध जो यूनिवर्सिटी का नाम है, मतलब मेरे लिए बड़ा ये हैरान कुन इसलिए है क्योंकि इनके जो प्रॉफिट्स हैं या रेवेन्यूज हैं बिलियंस में हैं। तो या तो वो कोई चैरिटी कर रहे हों या फलाह के लिए काम कर रहे हैं, मुझे नहीं आइडिया इसका कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ है। कामरान, ये तो मैं भी कह रहा था बात, अमूमी तौर पर जब इस तरह की स्पेशल ट्रीटमेंट की बात आती है तो लोग समझते हैं सारा कुछ मिलिट्री लेके जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट लेके जा रही है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स का लॉ उठा के देखें तो उसमें जो मराद दी गई हैं उसमें सिविलियंस की मराद शायद मिलिट्री से भी ज्यादा हो जो इस किस्म की दी गई हैं। तो अब नाम हम नाज़रीन आपके सामने रख देते हैं जिनको स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट दिया गया इस बजट में। कुछ तो जो अनाउंसमेंट्स थी वो आगे थी। 12 जून को ये चंद और नाम ऐड किए गए हैं जिनकी आमदन के ऊपर आप समझे कि टैक्स ना होने के बराबर है, या वो टैक्स क्रेडिट ले लेंगे या उनकी आमदन जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी को इन्होंने स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट दिया है। फेडरल ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी इसको स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट दिया गया है इस बजट में। और पंजाब पुलिस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट दिया गया है। फिर जो चौथा इसमें जो नाम शामिल किया गया वो आर्मी का जो बेनेवोलेंट फंड है, ये शहदा के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ये एक स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट दिया गया। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये हमारे जो शहदा है उनके लिए तो शायद इसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती है, बट नेशनल जो बीकन यूनिवर्सिटी है उसको इनकम टैक्स में खुसूसी मराद देना इसकी कोई समझ नहीं आती। आपको पता है कि बीकन हाउस की जो फीस हैं वो सारा अपनी जगह पे है, लेकिन चूंकि ये कानून का हिस्सा बन गया तो हम आपके सामने ये नाम रख रहे हैं।
उसके अलावा जो एक और स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट दिया गया एनएलसी, नेशनल लॉजिस्टिक सेल को, अमूमी तौर पर जो ठेके होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके ऊपर 8 से 9% उसका जो प्राइस होती है उसका हुकूमत एक टैक्स लेती है मिनिमम। बट एनएलसी के केस में ये जो उसकी अमाउंट है, जो परसेंटेज है टैक्स की, वो 3% होगी। ताहम अगर उसकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी इससे ज्यादा हुई 3%, तो ये 3% मिनिमम है। अगर इससे भी ज्यादा हुई तो फिर उसको जो स्टैंडर्ड इनकम टैक्स का रेट है 29%, वो पे करना पड़ेगा। तो कामरान, ये कुछ अहम इदारे थे जिनको इन्होंने मराद दी हैं। चलें, मेरे ख्याल में यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद तफसीलन बाकी जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हैं, खास करके जो डिजिटल अगर आप करें हमारा जो सेक्टर है जिसमें काफ़ी ग्रो किया है हमने आईटी के सेक्टर में, ई कॉमर्स की बात करें, फ्रीलांस जो लोग काम करते हैं, अब उसको भी टैक्स नेट में लाने की इन्होंने कोशिश की है और जो टैक्स लगाया है इसके बारे में भी बहुत सी बातें हो रही हैं कि एक तरफ तो हम इनकरेज करना चाहते हैं आईटी को, ई कॉमर्स को, और फिर ये टैक्स लगाना इस वक्त क्या मुनासिब था, इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जैसे जिक्र कर रहे थे, अगले जो माली साल है जो 1 जुलाई से शुरू होगा, तो 463 अरब रुपए के हुकूमत ने नए टैक्स लगाए हैं और उसमें जो सबसे अहम इस वक्त डिस्कशन हो रही है वो है जो हमारा आप कह सकते हैं कि जो डिजिटल लैंडस्केप है उसमें बहुत हालिया सालों में इजाफा देखने को मिला है। फ्रीलांस जो लोग काम करते हैं, आईटी, ई कॉमर्स, ऑनलाइन जो बिजनेस है, अब गवर्नमेंट चाहती है कि उसको भी टैक्स नेट में लाया जाए। तो ये एक दो धारी तलवार है, क्योंकि एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि हमने इनकरेज करना है कि पाकिस्तान में जो आईटी का जो सेक्टर है ये फ़रोग पाए, बहुत सी जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, इससे फॉरेन रेमिटेंस भी पाकिस्तान में आ रही है। तो इस डिसीजन के पीछे क्या गवर्नमेंट का मंतक है? दो धारी तलवार की हम बात करें, डू यू थिंक कि ये एक बैकफायर कर सकता है ये मूव इनका? देखिए, एफबीआर का मसला ये है कि उसको पैसा उसने कमाना है, जहां से भी उसको जो भी एवेन्यू नजर आए वो टैप करेंगे। ये हुकूमत का काम होता है उसको पॉलिसी डायरेक्शन देना। एक तरफ पाकिस्तान का मसला है कैश इकोनॉमी का, तो कैश इकोनॉमी को डिस्करेज करने का यही तरीका होता है कि डिजिटल जो इकोनॉमी है उसको प्रमोट करते हैं, लेकिन कभी आपको डिजिटल इकोनॉमी को भी टैक्स करना पड़ेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि किस स्टेज पे आपने डिजिटल इकोनॉमी को टैक्स करना था, जिस स्टेज पे बिल्कुल वो इन्फेंसी स्टेज के ऊपर थी, या वो मेच्योर हो जाती मार्केट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तो वो फिर आप उस स्टेज पे इसको टैक्स कर लेते। तो ये मेरा ख्याल है कि एक प्री मेच्योर मूव ली गई है, जिससे इसमें थोड़ी सी इन्होंने इसमें रद्दोबदल किया है। इसके रेट्स के अंदर भी पहले जो रेट्स थे वो कुछ और थे जब बजट से पहले, तो अब उन्होंने 1% कर दिया उसके ऊपर। डिजिटल जब आपकी पेमेंट मोड होगा उसके ऊपर 2% कर दिया, कैश की पेमेंट के ऊपर। फिर जो डिजिटल आपकी जो होती हैं फॉरेन वेंडर्स जो हैं उसके ऊपर भी एक डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड्स एक नया कानून ला के उसके ऊपर भी 5% टैक्स लगाया है। उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर 10 लाख से कम है तो उसके लिए शायद उसकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें एसेंशियली कामरान बात वहीं पे आके रुक जाती है कि आपका मकसद क्या है। ये 2-3 ऐसे इकदाम थे, इसके साथ एक जो सोलर पैनल के ऊपर जो टैक्स लगा है। सोलर पैनल पे आप बात मांगेंगे, ये थोड़े से वजाहत कर दें, जो फ्रीलांस लोग यहाँ पे काम करते हैं या सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं उसके जरिए जो अर्निंग है, यूट्यूबर्स वगैरह हैं, पहले गलबन 1% विद होल्डिंग टैक्स था, फाइनल सेटलमेंट हो जाती थी, तो उसमें भी कोई रद्दोबदल की गई है? देखिए, 3 किस्म के टैक्सेस लगे ना। एक तो सेल्स टैक्स लग गया ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर, दूसरा लग गया कि कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर जिसमें 1% और 2%, तीसरा जो फॉरेन वेंडर्स हैं जो सर्विसेज स्ट्रीम लाइनिंग उसके ऊपर 5% लग गया टैक्स। अच्छा, 1% सिर्फ समझ लेंगे, वो 5% हो गया। इस पे एफबीआर का ये मौकिफ है कि 10% आपके ऊपर, आपको पता होगा चूंकि आप खुद भी इसमें डील करते हैं, तो 10% कहते हैं पहले इसके ऊपर टैक्स था, जिसको बढ़ाकर 15% किया गया है। तो ये 5% इस पे, लेकिन ये जो नया कानून है अगर वो 10% था भी तो वो इनकम टैक्स के लॉ के अंदर होगा। ये तो डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड्स एक्ट आया जिसके तहत डिजिटल सर्विसेज के ऊपर 5% एक नया टैक्स लगा है। तो ठीक है, इसको ऐसे देखने की जरूरत है। बाकी इसके अलावा अगर आप देखें जो ई कॉमर्स के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया, एक नया टैक्स ये लगा, फिर 5 से 6 किस्म के टोटल नए टैक्सेस लगे हैं। पेंशनर्स के ऊपर भी एक पहली दफा एक टैक्स आया है, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि इस जो इन्होंने हद रख दी है उसमें कोई इतनी ज्यादा वहां पे इनको बेनिफिट होगा। अगर आपकी सालाना पेंशन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर वाला जो कंपोनेंट है उसका 5%। लेट्स से अगर आपकी 1 करोड़ 1 लाख रुपया है तो 1 लाख का 5%, 1 करोड़ का 1 करोड़ 5 लाख करनी, तो वो तो फेयर एनफ है, आई थिंक रीजनेबल है। मतलब बहुत ही मामूली सा उसको पेंशन के ऊपर टैक्स लगाया है। वो भी IMF ने कहा आप शुरू तो करें ना, बाकी फिर उनका तो कुछ और ही मौकिफ था, वगैरह तमाम पेंशन के ऊपर आप टैक्स लगाओ। और दूसरा ये सोलर वाला ऑब्वियसली एक बड़ा ये अहम इशू था। आपको पता है कि अब बिजली जितनी महंगी है और हर रोज जो आई थिंक जो कंट्रीब्यूशन है
लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं। तो पहले तजवीज़ थी 20%, 18% की 18% की, तो अब वो 10% कर दिया है। अब ये देखिए, इस दफ़ा इन्होंने 10 की, अगले दफ़ा 18 कर देंगे। ये एक नया टैक्स है। ये हुकूमत, ये कंट्रोवर्शियल मूव है बेसिकली। इसको ये इंपोर्ट स्टेज पे है, ये इंपोर्ट स्टेज के ऊपर लोकल, देखिए लोकल प्रोडक्शन आपकी किधर है? लोकल असेंबलिंग हो रही है, प्रोडक्शन कोई नहीं हो रही। जब उनसे ये पूछा गया चेयरमैन एफबीआर से एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के दौरान, नेशनल असेंबली की जो मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा जी कि इसका कितना शेयर है, उनके पास कोई परसेंटेज स्पेसिफिक नहीं थी। तो इसका मतलब ज्यादातर इंपोर्ट ही हो रहा है। अगर 2, 4, 6% लोकल असेंबलिंग हो रही है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो एसेंशियली 10% उसके इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, जिसका फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि उसकी वजह से कीमत सिर्फ तकरीबन 5% बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि जो आपकी इनिशियल जो कॉस्ट है, जो लोग सोलर लगवाना चाहते हैं, उसमें इजाफा होगा स्लाइटली या जितना भी, लेकिन जो ओवरऑल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो नेट मीटरिंग है या बाकी, उसको उसका बजट से ताल्लुक नहीं है। वो पॉलिसी चेंज है, वो तो बाद में भी हो सकता है। 2 और नए जो टैक्सेस लगे हैं बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो कार्बन लेवी है, ₹2.5 फी लीटर इजाफी लगी इस साल और ₹2.5 से अगले साल लग जाएगी। और एक चूजा टैक्स भी आ गया है पाकिस्तान में, जिक्र हमने किया। हाँ, तो वो IMF ने नहीं माना था, चूंकि लंगड़ियाल साहब हैं, तो उन्होंने चूजा टैक्स लगाने में कामयाब हो गए हैं। तो जितने भी पाकिस्तान में चूजे पैदा हो रहे हैं, जो एक दिन का चूजा होगा, एक जिसकी जिंदगी एक दिन की होगी, उसके ऊपर ₹10 फी चूजा टैक्स लगा दिया गया है। इसका मतलब है जो एंड कंज्यूमर है, अब आपको मुर्गी का गोश्त वगैरह महंगा हो गया ना, ये महंगे होंगे, ये महंगा हो गया। ₹10 उसकी कॉस्ट में आपने इजाफा कर दिया ना, तो 10 तो नहीं होगा ना फिर हमारे वाले। तो यहाँ पे कुछ प्राइस के ऊपर चेक तो नहीं है। एक और जो नया टैक्स लगा है वो ये है, जो ट्रेडिशनल आपकी फ्यूल बेस्ड जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर 1% से लेकर 3% एक नया इन्होंने इंजन लेवी लगा दी है बकौल हुकूमत की। इससे जो पैसा रेज होगा उसको, जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो बेसिकली अमीर लोग यूज करते हैं, गरीब की तो पहुंच में, मिडिल क्लास की पहुंच में भी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब्सिडाइज करेंगे। ट्रेडिशनल इंजन की जो गाड़ियां उसके ऊपर 1% से लेकर 3% तक टैक्स लगाकर। और दूसरा एक और आई थिंक अब इंपॉर्टेंट बात है कि जरा जो सैलरीड क्लास है उसके बारे में बात करें। कुछ इनकम टैक्स में रद्दबदल किया गया, कुछ रिलीफ देने की गवर्नमेंट ने कोशिश की, बट इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी, और उन्होंने बज़ाहिर वो अपोजिशन में है लेकिन ऐसा है नहीं हकीकत में, हम सब जानते हैं, और उन्होंने जो वजूहात पेश की कि आखिर उन्होंने क्यों इस फाइनेंस बिल को सपोर्ट किया, तो उन्होंने दावा किया कि कुछ जो पीपल्स पार्टी की तजावीज़ थी उन पर हुकूमत पाकिस्तान ने अमल दरामद किया। पहले उनका ये क्लिप सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इस हुकूमत ने यह फैसला किया कि 10 लाख तक जो आपके सैलरी क्लासेस है उनके लिए जो 10 लाख तक अब इजाफा किया गया है, 6 लाख से लेके 10 लाख तक कि 0% इनकम टैक्स लगा। नहीं, 10 लाख है, जो भी है इन्होंने इजाफा किया है। मैंने समझा सिर्फ 10 लाख था, मगर मुझे बताया जा रहा है कि 12 लाख तक ये अवाम को फायदा दिया जा रहा है, सैलरी क्लास को फायदा दिया जा रहा है इस बजट में। जनाब स्पीकर जी, बिलावल भुट्टो जरदारी ये दावा कर रहे थे कि ये पीपल्स पार्टी की सजेशन थी कि जो कुछ रिलीफ जो तनख्वाहदार तबका है उसको दिया गया है। तो ये इसमें क्या रियलिटी? ये बड़ा सरप्राइजिंग था। कल जब हम कमेटी में बैठे हुए थे पार्लियामेंट के अंदर गैलरी में, तो उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खड़े हुए अपनी सीट पे, उन्होंने कहा जी मैं बजट पे बात करना चाह रहा हूं। तो क्योंकि उनके ऊपर ये तनकीद हो रही थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ कह रहे थे सोलर पैनल के ऊपर टैक्स लगा ले, जब तक वापस नहीं लेंगे हम वोट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कह रही थी टैक्स फ्रॉड के केसेस में जो गिरफ्तारियां हैं, जब तक ये कानून से नहीं निकाला जाएगा तब तक हम वोट नहीं करेंगे। तो फिर बिलावल साहब अपनी सीट पे खड़े हुए, तो उन्होंने क्या कहा वो आपने सुन लिया। तो जब उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हुकूमत ने 10 लाख रुपए तक सैलरी की जो है आपकी 10 लाख सालाना आपकी जो सैलरी है उसके ऊपर जो इनकम टैक्स है 0 कर दिया है, 0% लफ्ज उन्होंने बोला, आपने सुन लिया, सबने सुन लिया। तो मेरे लिए बड़ी हैरान कि ये चीज़ अचानक कहाँ से आई है। तो मैं वहीं बैठे बैठे मैंने गैलरी में 1-2 मिनिस्टर्स को मैसेजेस किए, एफबीआर के लोगों को किए, पीपल्स पार्टी के लोगों को किए, तो सब लोग खामोश हो गए। उन्होंने कहा जी कि ऐसी कोई चीज़ कानून में नहीं है। मेरे सामने उस पर जो बजट पास होने जा रहा था फाइनेंस बिल रिवाइज वाला भी, एडिशनल भी जो अमेंडमेंट्स मैंने खोल के देख ली, मैंने पूरा लॉ पढ़ के देख लिया, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। एग्जाम्पशन कितनी कुछ हद तो बढ़ाई है उन्होंने। बेसिकली अभी जो टैक्स था 5%, 12 लाख रुपए तक उसको कम करके हुकूमत ने 1% कर दिया है। फिर जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो 6 लाख ही है, वो 6 लाख से लेके 12 लाख की जो आमदन है, पहले 5% था, अब उसके ऊपर 1% टैक्स है। तो बिलावल भुट्टो साहब का ये दावा कि उन्होंने बजट को इसलिए सपोर्ट किया कि हुकूमत ने 10 लाख रुपए तक जो इनकम टैक्स था वो खत्म कर दिया, तो वो उनका दावा गलत है। जो कानून में ऐसी कोई चीज नहीं है। क्विकली कामरान 2-3 और चीजें डिस्कस कर लें बिफोर द ब्रेक। एक जो बहुत बड़ा एक मैयर था हुकूमत की तरफ से कि एक नई डेफिनेशन कानून में जो है
वो शामिल कर दी गई है इन एलिजिबिलिटी की, नाअहल अफराद की, कि वो शख्स जो टैक्स फाइलर भी है लेकिन वो कोई चीज़ खरीदने की अहलियत नहीं रखता, उसके जो असासे हैं जो उसने खुद डिक्लेयर किए एफबीआर के साथ, वो असासे जो है, जो कोई शख्स घर खरीदना चाह रहा है, गाड़ी खरीदना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो अगर वो असासे उसको सपोर्ट नहीं करते वो खरीद नहीं सकता। ये प्रपोजल था ओरिजिनल। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें उन्होंने ये पार्लियामेंट को कहा कि अगर आपने ये जो इन्फोर्समेंट के इकदाम है, अगर आपने इस कानून को पास ना किया तो फिर हमें क्या करना होगा। आइए जरा पहले वो सुन लें। उन्होंने कहा करके दिखाएं, तो इस साल करके दिखाया है, करके दिखाया है। 400 बिलियन से ज्यादा इन्फोर्समेंट करके दिखाई है। इसी वजह से नेक्स्ट ईयर में 389 बिलियन जो वो माने हैं, अगर ना मानते तो हमें एडिशनल मेजर्स लगाने पड़ते। जो आप कह रहे हैं ना, कुछ लगाए हैं, जो लगाने चाहिए थे वो नहीं लगाए हैं, जो लगाने थे वो नहीं वो लग गए हैं। ये 389 बिलियन के हमें मेजर्स लाने पड़ते। वो इस वजह से है कि वी नाउ हैव द क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट इंटरनली एंड एक्सटर्नली दैट वी कैन डू द एनफोर्समेंट। आपके आने से पहले मैंने ये जिक्र किया था कि मैं अपने जो पार्लिमानी दोस्त और बहनें हैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि जो हम लेजिस्लेशन लेकर जा रहे हैं वो इनेबलिंग लेजिस्लेशन है, उसमें आप हमारी मदद कीजिए, बिकॉज उसी के बेसिस पे हम ये फर्दर एनफोर्समेंट कर पाएंगे। अगर आपने नहीं किए तो फिर ये जान लीजिए कि हमें एडिशनल 400-500 बिलियन के टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। दैट्स द ट्रेड ऑफ विच इज इन्वॉल्व्ड। जी नाज़रीन, आपने सुना कि मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि अगर ये इकदाम पास ना हुए तो 400 से 500 अरब रुपए का मिनी बजट लेके आया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मामला जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचता, नेशनल असेंबली के फाइनल वोट तक पहुंचता, हुकूमत ने खुद ही उसमें चेंजेस कर दिए। और क्या चेंजेस की, उसके बाद इस कानून के पास होने के बावजूद भी इसकी जो अहमियत है वो खत्म हो गई है। अगर आप नाअहल हैं गाड़ी खरीदने के लिए, जो हुकूमत की नई नाअहल होने की डेफिनेशन है, ये दूसरे वाला नाअहल नहीं है, पार्लियामेंटेरियन वाला, फिर भी आप 70 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीद सकते हैं। आप 70 लाख की गाड़ी जो है वो आपको पता है कौन खरीद सकता है। अगर आप नाअहल हैं उसके बावजूद भी आप 5 करोड़ रुपए तक का जो घर है या प्लॉट है वो खरीद सकते हैं। और अगर आप नाअहल हैं तब भी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है 10 करोड़ रुपए तक की आप खरीद सकते हैं। और अगर आप नाअहल हैं तब भी आप सालाना अपने बैंक अकाउंट से 10 करोड़ रुपए का कैश जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो नाअहल होने के भी बड़े फायदे हैं। तो बेहतर यही है कि नाअहल ही रहा जाए, जितने फायदे इसमें दे दिए हैं। जो अहलियत की जो क्लॉजेज हैं एलिजिबिलिटी की, वो फिर अगर गाड़ी आपकी 71 लाख की है, आपका जो घर है वो 5 करोड़ 10 लाख का है, और आपका कमर्शियल प्लॉट जो है वो अगर 10 करोड़ से ज्यादा का, तो फिर उस पर एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी की जो चीज है वो अप्लाई होती है। कामरान, कैसी इंटरेस्टिंग चीज है। और लास्टली टैक्स फ्रॉड के ऊपर बहुत बैक एंड फोर्थ बात हुई, गिरफ्तार होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और फाइनली चेयरमैन एफबीआर कामयाब हो गए हैं ये पावर्स लेने में। इसमें कुछ सेफ गार्ड्स हुकूमत ने इंट्रोड्यूस जरूर कर दिए हैं। शख्स अभी भी गिरफ्तार होगा अगर उसने टैक्स फ्रॉड किया है, सेल्स टैक्स का फ्रॉड किया है, बट उसकी जो गिरफ्तारी है वो उस स्टेज पे नाज़िर नहीं होगी। अगर इंक्वायरी से 3 माह के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करना होगी। अगर इंक्वायरी के बाद भी साबित हो जाए कि उसने टैक्स फ्रॉड किया है तो फिर गिरफ्तारी मुमकिन है। उसकी भी आगे कुछ सेफ गार्ड्स डाल दिए गए। 3 मेंबर की कमेटी बनेगी एफबीआर में जो ये डिसाइड करेगी गिरफ्तारी का। और गिरफ्तारी के बाद उस शख्स के पास ये इख्तियार होगा कि वो कोर्ट में जाकर जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले इस किस्म की पावर्स नहीं थी। अगर ओवरऑल देखा जाए, हुकूमत ने कोशिश तो की है कि लोगों के ऊपर ज्यादा बोझ न डाला जाए। हुकूमत ने यह भी कोशिश की है कि कुछ जगहों पे जाके जहां पे जो टैक्स लूप होल्स हैं उसको खत्म किया जाए। जो सबसे बड़ी उसकी कोशिश थी कि जो नाअहलियत की एक कंडीशन इंट्रोड्यूस करके हर किस्म की जो नॉन फाइलर जो टैक्स पेयर्स थे वो जो ट्रांजेक्शंस कर रहे थे वो बंद कर देंगे। उसमें हुकूमत ने खुद कंप्रोमाइज कर लिया। बहरहाल आगे देखते हैं इस पूरे साल में क्या होता है। ओवरऑल अगर पिछले साल के मुकाबले में देखा जाए तो बजट पिछले साल के मुकाबले में कम से कम बेहतर है। यहां पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते चाइना में 2 शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बड़े इजलास हुए। एक तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, ये जो 10 रुकनी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका इजलास हुआ, और दूसरा जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं एससीओ के, उनका इजलास हुआ। इस इजलास में अगेन जो पाकिस्तान भारत के दरमियान जो हालिया तनाज़ा रहा, जो नैरेटिव की जंग है, उसी ने डोमिनेट किया। एंड इम्पॉर्टेंटली आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक कामयाबी मिली और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, और ये एक गैर मामूली बात है कि इसका मुश्तरका एलामिया नहीं आया। और मुश्तरका एलामिया ना आने की जो सबसे बड़ी वजह यह है
कि जो भारत है और उनके जो वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने उस ड्राफ्ट ज्वाइंट स्टेटमेंट के ऊपर एतराज़ किया जिसमें जिक्र तो था दहशतगर्दी का, जो पाकिस्तान खास करके बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, लेकिन जो पहलगाम वाला वाक़या था उसका उस तरीके से तस्करा नहीं था जैसे भारत चाहता था। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो बाकी 9 कंट्रीज थे इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उस ड्राफ्ट पर उन्होंने अग्री किया था, लेकिन जो भारत है वो तन्हा था और उनको पता था कि अगर इस तरीके से ये मुश्तरका एलामिया सामने आएगा तो उनकी काफ़ी सुबकी होगी, और सुबकी उनकी अदरवाइज भी हुई। दो कि उन्होंने दावा किया, उनके मीडिया ने ये बताने की कोशिश की कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ अपनाया, लेकिन असल स्टोरी ये थी कि एक तरफ भारत था और बाकी जो 9 कंट्रीज थे जिसमें पाकिस्तान के अलावा रूस, चाइना, ईरान और उसके अलावा जो कई सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी, उन्होंने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। और ये बड़ी सिग्निफिकेंट आई थिंक डेवलपमेंट है। आम तौर पर जब हम डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादा एसोसिएट की जाती है। अब प्रॉब्लम उसके अंदर यह है कि आखिर ऐसा क्या है कि जो भारत के मौक़िफ़ की उस तरीके से तायीद नहीं हो रही। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आई थिंक जो खित्ते के ममालिक हैं, इवन अमेरिका के अपने जो भारत के अपने जो इत्तेहादी ममालिक भी हैं, उनको ये पता है कि पहलगाम वाला जो वाक़या है उसके हवाले से भारत के पास कोई ब्लैक एंड वाइट एविडेंस नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, और हर फोरम के ऊपर वो इस इशू को ड्रैग करने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से जो बाकी मेंबर कंट्रीज थे SCO के, वो कन्विंस नहीं थे और भारत को आप लिटरली कह सकते हैं कि वो फिर ये फोरम छोड़ के भागना पड़ा। वैसे कामरान, बिफोर गोइंग इनटू द सीरियस डिस्कशन, आपने ख्वाजा आसिफ साहब की वहाँ पे चाल तो देखी होगी, तो लगता था क्योंकि विक्टोरियस कोई डिफेंस मिनिस्टर है, वो चल रहा है, और वो आपने देखा था क्लिप उनका जो चल रहा था। जी बिल्कुल, वो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग, लेकिन एक अपने नेशनल ड्रेस के अंदर रहते हुए और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के आगे ऐसी चाल इंटरेस्टिंग था। बट ऑन अ सीरियस नोट, ये जो ज्वाइंट कम्युनिके नहीं आया, क्या ऐसी कोई जो इसकी SCO की जो रिक्वायरमेंट है कोई कि तमाम मेंबर स्टेट्स जो एग्री करेंगे तो ज्वाइंट कम्युनिके आएगा, या ये उनको किसी एक मेंबर की मर्जी के बगैर भी दिया जा सकता है? जो डिसीजंस हैं SCO के अंदर वो कंसेंसस से लिए जाते हैं, यानी कि तमाम जो अरकान हैं उनका मुत्तफिक होना ज़रूरी है, और ये गैर मामूली बात है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस तरह की जब मीटिंग्स होती हैं तो पहले से ही जो ऑफिशियल्स होते हैं वो ड्राफ्ट वगैरह तैयार कर लेते हैं, एक दिन पहले मीटिंग हो जाती है। और इसमें जो दिलचस्प बात है कि उससे 2 रोज़ पहले जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से, जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, DGISI भी हैं, इंडिया की तरफ से अजय डोवल थे, उन्होंने शिरकत की। और उस इजलास का क्योंकि ज़रा प्रोटोकॉल SOP वगैरह मुख्तलिफ थे, वहाँ पर जो अग्रीमेंट था जॉइंट स्टेटमेंट पे हुआ है वो क्योंकि पब्लिक नहीं होता, और उसमें जो मेरी इत्तला है कि दोनों की जो पोजीशंस है, पाकिस्तान की भी और भारत की, पैरेलल वो रिफ्लेक्ट हुई है। लेकिन क्योंकि वो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं होना था तो इसलिए शायद भारत ने उससे एग्री किया, बट ये जो डॉक्यूमेंट था क्योंकि पब्लिक होना था और फिर इस पोजीशन को तब्दील भी किया गया। जो ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने कल जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये कहा, क्योंकि पहले जो तकरीर है वो राजनाथ सिंह ने की थी, उनकी बाद में बारी आई थी, और जब उन्होंने जिक्र किया बलूचिस्तान का, जाफर एक्सप्रेस का, कुलभूषण यादव का, तो जो भारत के वज़ीर दिफा उन्होंने हाथ खड़ा किया, दोबारा वो पाकिस्तान को जवाब देना चाहते थे वज़ीर दिफा को, बट वो कहते हैं SCO का ये प्रोटोकॉल नहीं है कि एक दफ़ा आप तकरीर कर ली तो आप दोबारा, वो जवाबुल जवाब वाली कहानी नहीं है। तो वो एक ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब वो चेयरमैन थे उन्होंने अलाउ नहीं किया तो उस पर भी थोड़ा सा वो नाराज़ थे कि उनको मौका नहीं दिया। फिर बाकी जो 9 कंट्रीज उन्होंने एग्री किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ से, भारत वहाँ पर जो आइसोलेट होकर रह गया, और ये उस लिहाज से ये दूसरा मौका है। ये ना सिर्फ इस इशू के ऊपर, चलें पाकिस्तान इंडिया की तो इशूज़ चलते रहते हैं, जो ईरान और इसराइल के दरमियान जो हालिया जंग हुई है उसके हवाले से भी जब ये जंग जारी थी तो SCO ने एक मुश्तरका स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें मजम्मत की गई थी इसराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया था, और उस जो एलामिये से भारत ने अब्सटेन किया था। मसलन उसमें उन्होंने बाकी 9 ममालिक एक तरफ थे जिन्होंने मजम्मत की इसराइल की, लेकिन भारत ने अब्सटेन किया, उसने मजम्मत नहीं की। तो लगता यह है, जो पहले भी बात की जाती है, कि भारत इंक्रीजिंगली SCO के अंदर मिसफिट हो रहा है, और भारत में खुद भी बात होती है क्योंकि इसको डोमिनेट करता है टेक्निकली चाइना और रशिया, और उनके जो इंटरेस्ट हैं, अब अगर आप भारत के इंटरेस्ट देखें तो प्रोबेबली वो अलाइन नहीं करते। आप प्रोबेबली शायद ऐसी वहाँ पे कभी ना है ये सिचुएशन जहाँ पे किसी मेंबर स्टेट को वहाँ से उसकी मेंबरशिप को खत्म किया जाए अंटिल कि वो मेंबर खुद विड्रॉ कर ले। तो लगता तो ये कि SCO का ब्लॉक जो है वो ऐसे ही चलेगा, बल्कि इसमें फर्दर गालबन एक्सपेंशन भी एक्सपेक्टेड है। मुझे लग रहा है कि एक और जो सार्क है वो उस तरह की इसकी सूरत हाल लग रही है। सार्क अगर इंडिया यही कुछ करता रहा, पाकिस्तान और इंडिया डोमिनेट करते थे,
और जब पाकिस्तान और इंडिया को गिवन के सार का जो एक्सपीरियंस था, दोनों को एडमिट किया गया था 2017 में, तो दोनों ने ये अंडरटेकिंग दी थी कि वो जो अपने बायलैटरल इश्यूज हैं उसको इस फोरम के ऊपर ड्रैग नहीं करेंगे। और इसमें अगर आप तकरीर देखें राजनाथ सिंह की या पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की, तो बराह रास्त ना हमने इंडिया का नाम लिया, ना ही अपनी तकरीर में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम लिया। वजह उसकी यह है क्योंकि SCO का ये प्रोटोकॉल है कि आपने एक दूसरे का उस तरीके से नाम नहीं लेना, ड्रैग नहीं करना। बट लगता ही है कि इंक्रीजिंग, लेकिन फिर एक जॉइंट स्टेटमेंट आ जानी चाहिए थी इसके बाद। अगर जॉइंट स्टेटमेंट, उसमें इशू ये है कि जो भारत था वो पहलगाम वाकये का जिक्र भी करना चाहता था और कहीं ना कहीं रेफरेंस जो है वो पाकिस्तान के हवाले से देना चाहता था कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, एंड एवरीबडी नोज के पाकिस्तान का उसमें रोल नहीं है। और इसमें इंपॉर्टेंटली ये बात है कि इसी हफ्ते मैं एक डिप्लोमेटिक रिसेप्शन पे मौजूद था, तो कुछ जो मगरबी डिप्लोमैट्स थे उनसे मेरी जो बातचीत हुई, और वो डिप्लोमैट्स जिन उन कंट्री से उनका ताल्लुक था जिनके भारत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो भी इस बात पर मुतफिक थे कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने तमाम जो मामला है उसको बिल्कुल मैस अप किया है और उनके पास बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं है, और सिर्फ माजी की जो मिसालें दे करके वो ये कहते हैं क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान भी इस दफ़ा मुलव्विस है। तो उन्होंने कहा कि ये बात बनती नहीं है। तो ओवरऑल भारत के लिए आई थिंक काफ़ी चैलेंजेस उसको दरपेश हैं। पाकिस्तान के लिए आप कह सकते हैं कि क्रिकेट की इस्तिलाह में एक बड़ा पर्पल पैच है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे अमेरिका के एक फैसले का जिससे वो पाकिस्तानी जो अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं वो मुतासर हो सकते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप जब से दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होकर आए थे, उनकी एक पॉलिसी है कि वो अपनी जो इमिग्रेशन की पॉलिसियां हैं उसको सख्त करना चाहते हैं। एक तरफ उनका जो मंसूबा है मैस डिपोटेशन का, गैर कानूनी तौर पर अमरीका में जो लोग रह रहे हैं उनको अमरीका से निकालना है, और दूसरा ऐसे अफराद जो अमरीका में आना चाहते हैं उनके लिए भी वो अब जो नए कवानीन हैं, नए जो रूल्स हैं वो बना रहे हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले अचानक से अमेरिका ने तमाम खास करके जो स्टूडेंट्स वीज़ा थे उन पर वक्ती तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन अब वो पाबंदी तो हटा दी गई है विद न्यू रिस्ट्रिक्शंस। और उसमें जो सबसे अहम तब्दीली की गई है कि अगर आप अमेरिका में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, उसमें F, M और J कैटेगरी है। J जो उनका एक्सचेंज प्रोग्राम होता है अमेरिका का, तो उसमें आपके जो सोशल मीडिया जितने अकाउंट्स हैं, वो X हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उस पर अब आपको अपनी जो प्राइवेसी सेटिंग है उसको हटाना होगा अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और वो आपको तमाम अपने जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको मेंशन करना होगा, क्योंकि नई अमरीकी वीज़ा पॉलिसी के तहत वो तमाम जो आपके सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनकी जांच पड़ताल होगी और देखा जाएगा कि क्या आपके जो नज़रियात हैं वो अमरीका की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनकी खारजा पॉलिसी के साथ मुताबिकत रखते हैं या नहीं रखते, और उसकी बुनियाद पर आपका वीज़ा एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो सकता है। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट जो US एम्बेसी ने जारी किया है उसमें उन्होंने वाजे किया है कि अगर आप एक तो प्राइवेसी सेटिंग्स अपनी रिमूव नहीं करेंगे या आप जो सोशल मीडिया आपके अकाउंट्स हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में उसको मेंशन नहीं करेंगे तो आपका कभी इम्कान है कि वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस इन चेंजेस के बाद आप अमेरिका जा सकते हैं या नहीं? देखें, अभी मुझे लगता है कि अगर जिस तरीके से अब आपको पता है कि अमेरिका की मौजूदा जो गवर्नमेंट है और जो उन्होंने स्क्रूटनी एक जो रखी हुई है, एक तो कि इसराइल के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, दूसरा जो ट्रंप की खारजा पॉलिसी है उस पर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अगर उनको इन डेप्थ इन डिटेल मेरे ख्याल में जांचने की कोशिश करेंगे और जितने केसेस अभी तक सामने आए हैं तो मेरे ख्याल में मौजज़ा ही होगा कि अगर हमें वीज़ा मिल जाए तो। अच्छा, इसमें एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक तरफ तो स्टूडेंट्स की स्क्रूटनी हो रही है वहाँ पे, और जो इमिग्रेंट्स हैं या जो विजिटर्स हैं जिन्होंने यहाँ से जाना दूसरे ममालिक से, उसके साथ ही वहाँ पे जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो ग्रांट्स हैं वो बंद की जा रही हैं, और उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मुजाहरे किए हैं इसराइल के ख़िलाफ़ उनको ना सिर्फ उनके दाखिले मनसूख करें बल्कि उनकी जो बाकी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, उनकी इन्विटेशन है वो कैंसिल करें। तो कामरान, एक बात जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से की जाती थी, जिसका वेस्ट बहुत बड़ा चैंपियन होता था ह्यूमन राइट्स का, जो कुछ गाजा में हो रहा है और उसके बाद जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं उसके बाद वेस्ट का एटलीस्ट ये जो क्लेम है ना ह्यूमन राइट्स के ऊपर, अब ये खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया। आई थिंक ये जो सारी वो हाई मॉरल ग्राउंड लेते थे ना वो खत्म हो गया, और अमेरिका के अंदर भी इसके हवाले से बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, क्योंकि अमेरिका जब इनकरेज करता था वो एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए हो या जो फॉरेन स्टूडेंट्स वहाँ पर आते थे, तो उसका यकीनी तौर पर जो अगर पाकिस्तान से एक
होनहार स्टूडेंट जाता है, उसको मौका मिलता है अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, उसका अपना फ़ायदा तो है ही है, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर लोग वहीं रुक जाते थे। फिर जो भी उनकी सलाहियत है, जो वो रिसर्च करते हैं किसी भी शोबे में, उसका फ़ायदा हमेशा अमेरिका की इकोनॉमी को हुआ। अमेरिका आज दुनिया में सुपर पावर है, मौशी एतबार से सबसे बड़ी ताकत है, टेक्नोलॉजी के एतबार से सबसे बड़ी ताकत है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्हीं इमिग्रेंट्स का है जो वहाँ पर गए हैं। तो वहाँ पर लोग ना सिर्फ इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं कि ये तो एक तो जो अमेरिका का हमेशा एक खासा रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एज लॉन्ग एज आपके जो नज़रियात हैं किसी दूसरे की ज़िंदगी को जान के लिए नुकसानदेह नहीं है, तो इजाज़त देते हैं कि आप अपने जो नुक्ता नज़र है उसको खुल करके बयान करें। और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि इस तरह के जितने जो इमिग्रेंट्स हैं इनका अमेरिका की मईशत में, अमेरिका को आज जहां अमेरिका है पहुंचाने में बड़ा अहम किरदार है। और अगर इस तरीके की वो पॉलिसीज अपनाएंगे तो इन द लॉन्ग रन जो अमेरिका को एक पूरी दुनिया में एक एज हासिल था, वो एज जो है वो लूज कर देंगे। और फिर आई एम श्योर के जो इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका में यकीनी तौर पर आज भी पढ़ना चाहते हैं, तालीम तो उन्होंने हासिल करनी है, तो वो रुख करेंगे आइदर यूरोप का। और एक बात यहाँ पर यह भी जरूरी है कि जो चीन है उसकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, अब अगर आप टॉप 500 दुनिया में यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अगर आप उनकी रैंकिंग्स देखें तो वहां पर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत तेजी से ऊपर आ रही हैं। तो वो जो गैप आएगा उसको मेरे ख्याल में यूरोप या खास करके जो चीन है उसको फिल करने की वो कोशिश करेंगे। तो ये डिसीजन जो है इस एतबार से कोई अमरीकी सदर का और उनकी इंतजामिया का इतना अच्छा नहीं। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।